व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट। आप जो प्रोडक्ट बनाए हो उसका मार्केट में डिमांड तो कितना है। आज फॉर द फैसिनेटिंग सा वर्ड से रोआस। आपको 4x ROAS या 3x या 2x चाहिए, ठीक है, बट आपका लास्ट ROAS क्या था। D2C फाउंडर्स एड क्रिएटिव्स को किस वे में लेते हैं जब आप उन्हें समझाते हैं? आप अपने प्रोडक्ट पर जो शोकेस दिखा रहे हो किस टाइप का आप एड्स बना रहे हो। कि क्लाइंट आया और उसने बोला है कि ब्रांड तो आप चला ही नहीं पाओगे, आपसे तो कुछ होगा ही नहीं। ब्रांड रिजेक्ट वो मुझे बाद में, मैं पहले करता हूँ। तो आप डेली में दो तीन क्लाइंट के संग मीटिंग तो आप करते ही होंगे। ब्रांड को देखने से पहले ब्रांड के फाउंडर के माइंडसेट को देखता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं शालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे पॉडकास्ट शो जिसका नाम है द वॉइस टेबल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस पॉडकास्ट शो में मैं आप लोगों के लिए उन सभी नगीनों को ढूंढ कर लेकर आऊँगी जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज करने के साथ साथ दूसरों की भी लाइफ में इम्पैक्ट डाला है। आज इसी नगीनों में से एक नगीना मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ जिसको अगर मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग का किंग कहूँ तो गलत नहीं होगा। उन्होंने 150 प्लस ब्रांड्स के संग अभी तक काम किया हुआ है। 7 से ज़्यादा ब्रांड्स को उन्होंने शार्क टैंक में फीचर कराया है। तो दिल थाम के बैठिए, कहीं अगला ब्रांड आपका ना हो और चिपक के भी इस पॉडकास्ट शो में बैठे रहिएगा। हो सकता है कि इस पॉडकास्ट शो के ख़त्म होते होते आपका ब्रांड भी शार्क टैंक में फीचर कर जाए या फिर आपके ब्रांड के रोआस में 4x की स्पीड लग जाए। तो मैं दिल से स्वागत करती हूँ अपने आज इस शो में आने वाले गेस्ट का जिसका नाम है मिस्टर राज कौरव। बहुत बहुत स्वागत है राज जी आपका हमारे पॉडकास्ट शो में। थैंक यू शालिनी। तो राज जी, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि आपने जैसे कि बताया कि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग को अगर एक सिंपल भाषा में बोला जाए या सुना जाए या समझा जाए तो क्या है एग्जैक्टली परफॉर्मेंस मार्केटिंग? परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो वो ये होता है सही टाइम पर सही लोगों तक सही प्रोडक्ट का ऐड पहुंचाना। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल ना हर D2C फाउंडर्स मेटा ऐड चलाता है, ठीक है, तो बट उनका ये कहना होता है कि मेरी सेल्स नहीं आ रही हैं। आपके एक्सपीरियंसेस में प्रॉब्लम एड्स में होती है, वेबसाइट में होती है, उनके इंस्टाग्राम पेज में होती है, ऐसी कौन सी जगह है पे जहाँ पे उनका लीकेज रहता है? अगर किसी भी फाउंडर का सेल नहीं आ रहा है तो वेबसाइट, इंस्टाग्राम, एड्स, क्रिएटिव, वो सब तो बात है। लेकिन सबसे पहले ये चेक करना होता है कि क्या उनका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट फिट है या नहीं है। क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होगा तब तक आप कितना भी अमाउंट स्पेंड कर दो, कितना भी एड्स रन कर लो, कितना भी आप इंस्टाग्राम पे कर लो, आपका सेल नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले चेक करो कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है। यहीं पे मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट? प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब होता है कि आप जो प्रोडक्ट बनाए हो उसका मार्केट में डिमांड कितना है। ओके। अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो आप कुछ भी नहीं बेच सकते हो। अब जैसे मार्केट में था कि कोई लोग स्ट्रॉ बेच रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसे पानी पीना है। पानी तो नॉर्मल लोग गिलास से भी पी सकते हैं ना। आप कितना भी उसे डायमंड का स्ट्रॉ बना लो या फिर गोल्ड का स्ट्रॉ बना लो, बिकेगा तो नहीं, क्योंकि लोगों को नॉर्मल इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल। ओके, सो आज एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा वर्ड है रोआस, ठीक है। हर D2C फाउंडर बोलता है यार मेरा रोआस नहीं आ रहा, मेरा रोआस नहीं आ रहा है। तो अगर इस तरीके के आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनको आप किस तरीके से टैकल करते हैं कि वो सीधा फट पड़ते हैं कि भाई मेरा रोआस ही नहीं आता है, मुझे तो 4x रोआस चाहिए, 8x रोआस चाहिए? अगर इस टाइप के क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं ना तो मैं सिंपल बात करता हूँ, आपको 4x ROAS या 3x या 2x चाहिए, ठीक है, बट आपका लास्ट ROAS क्या था। आपका प्रोडक्ट का डिमांड कितना है मार्केट में, आपने अभी तक कितना अमाउंट स्पेंड किया, आपका ब्रांडिंग क्या है, किस टाइप का आपका इंस्टाग्राम है, किस टाइप का आपका वेबसाइट है। ROAS सिर्फ एक टर्म है कि मतलब आप कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो एंड उससे कितना रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हो। लाइक अगर मैं बात करूँ, ROAS का मतलब सिंपल होता है कि अगर मैं 1 रुपया स्पेंड कर रहा हूँ और 4 रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ तो ये हुआ 4x का ROAS। तो डिपेंड ये नहीं करता है कि ROAS आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिंपल बात है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट में कैसा जा रहा है। ओके,
तो आप डेली में दो तीन क्लाइंट के संग मीटिंग तो आप करते ही होंगे। आप ब्रांड के संग जब मीटिंग करते हैं तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि मैं इस ब्रांड को स्केल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? ऐसे कौन से वो 5 से 6 फैक्टर्स आप देखते हैं जिससे आप डिसाइड कर पाते हैं कि यस दिस इज ब्रांड फॉर स्केलेबल इन द मार्केट? सबसे पहले मैं ब्रांड को देखने से पहले ब्रांड के फाउंडर के माइंडसेट को देखता हूँ। हम्म क्या वो फाउंडर लाख करोड़ तक बनाने लायक वो ब्रांड को खोला है या नहीं। सेकंड, उसका कहीं ये सेकेंडरी बिजनेस तो नहीं है कि चलो बस मुझे शार्क टैंक में जाना है, मुझे बस Right. इन्वेस्टर से को बेच देना है इस ब्रांड को, Right. इसके अकॉर्डिंग तो नहीं खोला। सेकंड, उसका प्रोडक्ट जो है वो डिमांड कितना है। थर्ड, उसके प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है। फोर्थ, उसका ब्रांडिंग, अगर मैं बात कर रहा हूँ ब्रांडिंग का, तो ब्रांडिंग किस टाइप से वो कर रखा है। ऐसा तो नहीं कि मतलब नाम कुछ और है प्रोडक्ट कुछ और बेच रहा है। सो हम नॉर्मल ये 4 से 5 पॉइंट्स को चेक करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि D2C फाउंडर्स ना स्टिमेटली एक क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहते हैं कि यार ट्रैफिक नहीं आ रहा, परचेज नहीं हो रही है, कोई भी मेरे सामान का मेरे प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग ये ट्रैफिक प्रॉब्लम है या ट्रस्ट प्रॉब्लम है? ये जो प्रॉब्लम है ये ना ट्रैफिक प्रॉब्लम है ना ट्रस्ट प्रॉब्लम है। कई बार होता है कि आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज या फिर लोगों तक पहुंचा किस टाइप से रहे हो, ये प्रॉब्लम है। अगर आपका प्रोडक्ट सही वे में लोगों तक पहुंच रहा है, जैसे मैं स्टार्टिंग में भी बोला, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि सही लोगों तक सही टाइप से सही प्रोडक्ट को पहुंचाना। अगर आप उस टाइप से प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो, लोगों तक दिखा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक ट्रैफिक आएगा। अगर ट्रैफिक आ रहा है तो फिर वो वेबसाइट वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके ओके, राइट। सो राज जी, मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने अपने ब्रांड के लिए आपसे कंसल्टेशन किया था तो आपने मुझे बोला कि ऐड क्रिएटिव्स पे फोकस हम करते हैं, क्योंकि मेटा ने आजकल ना अपने बहुत सारे चीज़ों में चेंजेस किए हुए हैं। तो एग्जैक्टली ऐड क्रिएटिव, व्हाट इज़ ऐड क्रिएटिव्स एंड साइकोलॉजिकल मिस्टेक में अगर मैं देखूँ तो D2C फाउंडर्स ऐड क्रिएटिव्स को किस वे में लेते हैं जब आप उन्हें समझाते हैं? सो इसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। ऐड क्रिएटिव का तो मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट का जो शोकेस दिखा रहे हो, किस टाइप का आप एड्स बना रहे हो, इन टर्म्स ऑफ इमेज हो गया, इन टर्म्स ऑफ वीडियो हो गया, इन टर्म्स ऑफ क्राउजल हो गया। अगर मैं वीडियो में बात करूँ तो वीडियो में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक फाउंडर वीडियो है, यूजीसी वीडियो है, यूज केस वीडियो है, अनबॉक्सिंग वीडियो है। अगर मैं किसी भी D2C फाउंडर को मैं बताता हूँ एड्स क्रिएटिव, तो उनके माइंड में लगता है कि यार 10 से 15 क्रिएटिव बन गया है, अब इस पे तो ऑर्डर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है ना। अगर एक सिंपल चीज बताऊं, लोग जूते खरीदते हैं, आप भी जूते खरीदते हो, आप जूते का क्या देखते हो? कलर वो मेरे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड दूसरी चीज़ वो मेरे डिज़ाइन को मतलब डिज़ाइन और कलर बहुत अट्रैक्ट करते हैं मुझे जूतों में। मैं चेक करता हूँ कि ब्रांड, कोई और जो देख रहा होगा वो चेक करता होगा यार ये कंफर्ट कैसा दे रहा है, कोई और जो है वो चेक करता होगा कि ये ड्यूरेबिलिटी क्या है, कोई ऐसा है जो प्राइस चेक करता होगा। बट सबका तो माइंडसेट अलग अलग है ना प्रोडक्ट को देख करके। बट आप सिर्फ फोकस कर रहे हो कि ये मेरा जूता है, ये 10,000 का जूता है, आप ये ले लो, ये तो नहीं होगा। मैं अगर ब्रांड देख रहा हूँ तो आप कुछ भी ब्रांड सेल करोगे तो मैं नहीं लूंगा ना। अगर कोई प्रॉपर ब्रांड है, लाइक नाइकी हो गया या फिर एडिडास है, वो अगर मेरे पास आएगा तो मैं जाहिर सी बात है वो कितने का भी होगा मैं परचेस करूंगा। आप अगर देख रहे हो कलर, अब कलर में मैं बात करूं, अगर मैं येलो कलर का शूज दे दूं, आप बहुत कम चांस से किन लोगे। बिल्कुल। ओके, ऐसे कोई बैड एक्सपीरियंसेस रहा है कि क्लाइंट आया और उसने बोला है कि ब्रांड तो आप चला ही नहीं पाओगे, आपसे तो कुछ होगा ही नहीं, दूसरी मार्केटिंग एजेंसी की तरह आप भी निकले? मुझे लगता है कि इस तरीके के वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस आपने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। किस तरीके से डील करते हो आप मैं इनको? अगर सही बात करूं तो आज तक मैं ये चीज नहीं सुना हूं, क्योंकि ब्रांड रिजेक्ट वो मुझे बाद में मैं पहले करता हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर किसी को भी एक क्विक रिच स्कीम जो पार्ट लोग बोलते हैं, या जो एक वर्ड होता है क्विक रिच स्कीम, उस टाइप के फाउंडर के साथ वर्क नहीं करता हूँ। मेरे पास ये फाउंडर आए कि मतलब मुझे 1 महीने में 2,000 प्रोडक्ट बेचना है, मुझे 3 महीने में 1 करोड़ का रेवेन्यू लेकर के आ जाओ, बट वो ब्रांड अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं उस टाइप के ब्रांड के साथ काम नहीं करता हूँ। मैं पहले क्लियर बात करता हूँ, आपका ये जो प्रोडक्ट है इसको मिनिमम 6 मंथ भी लग सकता है, 1 ईयर भी लग सकता है, क्योंकि अभी ना आपके पास कोई प्रोडक्ट सेल हुआ है, ना आपका ऑर्डर पता है, ना आपके बारे में लोगों को पता है, ना आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आएगा एक प्रोडक्ट को सेल करने में। तो मैं कैसे 1 करोड़ का आपको रेवेन्यू लेकर के आऊंगा?
फर्स्ट ये। सेकेंड जो आप बात कर रहे हो कि मतलब फाउंडर बोलते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारे एक दो फाउंडर मुझे बोले हैं कि बहुत आपसे नहीं हो पाएगा, बट मेरा सिंपल एक क्वेश्चन रहता है, आई नो कि मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, बट आप मेरे पास फिर क्यों आए हो? और अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो आप रीजन दो ना। तो उनका बहुत सारा मतलब सेम क्वेश्चन कि अदर एजेंसी ये की है, अदर एजेंसी ये की है, अदर एजेंसी ये की है। आप अगर किसी को भी कंपेयर करोगे किसी एक दूसरे से तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल करेक्ट। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। रात के 2 बजे मेरे पास एक मैसेज आया था कि मुझे फेसबुक एड से रिलेटेड बात करनी है। अब रात के 2 बजे मैसेज आया, मैं तो रिवर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं था तो मैं रिवर्ट कर दिया, हाँ बताइए। तो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं हम? क्या अभी नहीं, कल मॉर्निंग में करते हैं। उनको मैं लिंक दिया कि आप बुक करो, जस्ट 10 मिनट के बाद आता है, मैं किसी को हायर कर लिया। अब कोई पर्सन अगर 10 मिनट में हायर कर सकता है वो भी रात को 2 बजे, तो क्या ही करेगा अपने ब्रांड को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए, एंड सस्टेनेबिलिटी भी दिखाना उतना ही ज़रूरी होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फाउंडर, उनका ब्रांड, फिर एक परफॉर्मेंस मार्केटर, ठीक है, फिर एक माइंडसेट, इन चारों के बीच में आप किस तरीके से ना ब्रिज क्रिएट करते हो ताकि वो ब्रांड मार्केट में लॉन्ग टर्म्स तक लोगों के दिमाग में बना रहे, याद रहे? अगर मैं फाउंडर के बारे में बात करूं, बहुत सारे मेरे पास ऐसे ब्रांड हैं जिनके फाउंडर को कुछ नहीं पता, उन्हें बस चाहिए कि भाई मुझे ब्रांड बनाना है। अब मेरे पास टाइम है, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे 2 महीने में या 6 महीने में ब्रांड बनाना है। उनका माइंडसेट क्लियर है कि 6 महीने में ब्रांड तो नहीं बनता है। सेकेंड, जो बात करते हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, उन्हें पता होता है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि आज मैं वो फ्यूल डाला तो रॉकेट तो उड़ गया। तो इससे उसी टाइप से अगर आप 1 लाख का बजट आप अभी डाल दोगे न्यू ब्रांड पे, तो कोई चांस नहीं है कि उस पर ऑर्डर आएगा। कई बार ऑर्डर आ जाता है, अगर आपका ऑर्डर आ रहा है तो प्रोडक्ट मार्केट फिट है, वो उसमें कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोई काम नहीं किया है, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है। मेरे पास एक ब्रांड है, अभी भी है, वो मेरे पास आया था 4 लाख पर मंथ से। अभी मैं उस ब्रांड पे काम करते हुए 15 लाख पर मंथ को रेवेन्यू पे लेके गया, वो भी 4 मंथ में। थैंक यू। अब वहां पर मैं सिर्फ उस फाउंडर के बारे में बात करूँ ना, तो फाउंडर का माइंडसेट था कि मुझे 4 का रोआस चाहिए, बट उनका अभी जो रोआस है वो 3x का है, बट फिर भी वो खुश है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ 3x का रोआस नहीं अचीव किया, हमने जो अचीव किया उनका प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में फिक्स किया, उनके वेबसाइट को फिक्स किया, उनके प्राइसिंग को फिक्स किया। जब वो आए थे हमारे पास तो वो अप्रोक्स 2000 का प्रोडक्ट बेच रहे थे, हमने उसके प्रोडक्ट के प्राइस को धीरे धीरे इंक्रीज किया। ओ नाइस, मतलब पहले प्रोडक्ट का प्राइस कम था तो वो सेल कर रहे थे, आपने उल्टा बढ़ा दिया। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है तो सेल नहीं होता है। मेरा सिंपल आंसर है, व्हाइट कलर का टी शर्ट बेवकूफ.com भी देता है, जारा भी देता है और गुची भी देता है, बट बेवकूफ का ऑडियंस कभी जारा नहीं लेता है और जारा का ऑडियंस कभी गुची नहीं लेता है, और गुची का ऑडियंस कभी जारा नहीं लेता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। करेक्ट। तो राज जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एक ब्रांड के पास 50,000 मंथली एड बजट है तो क्या यूजर्स एड्स चलाने चाहिए या पहले कंटेंट, ऑफर या फनल बिल्ड करना चाहिए? अगर किसी के पास 50,000 पर मंथ का बजट है तो वो एड पे स्पेंड करने से पहले वो अपने इंस्टाग्राम पे फोकस कर ले, थोड़ा सा यूजीसी कंटेंट बनवा ले, थोड़ा सा ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे फोकस करे। क्योंकि अगर आप 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे तो पर डे का अप्रॉक्स 1500 के आसपास जाएगा या उससे भी कम। अब 1500 और 1000 रुपीज में एक कैंपेन चलाने के लिए आप किसी एजेंसी को क्यों हायर करोगे? क्योंकि एक एजेंसी को अगर आप हायर करते हो तो एक अच्छी एजेंसी मिनिमम 40 to 50K से स्टार्ट होता है उसका पैकेज। तो कोई सेंस नहीं है, आप उससे बेटर है आप यूजीसी पे फोकस करो, ऑर्गेनिक वे में थोड़ा सा प्रमोट करो अपने ब्रांड को। जब लगे कि हाँ थोड़ा सा आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कुछ मतलब रेवेन्यू आ गया 1 लाख 2 लाख का, तब फिर आप एजेंसी को हायर कर सकते हो। आपके पास कोई अनप्रिपेयर्ड ब्रांड अभी तक आया है जिसने बस आपसे कंसल्ट किया और बोला कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, तुम लगाओ इसे ब्रांड बनाओ, मैं तो बस बैठ के पैसा चाहिए मुझे, इस तरीके का कोई एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके पास? इस तरीके का एक्सपीरियंस, हाँ मेरे पास एक ब्रांड आया था, स्किन केयर ब्रांड था। उनका ना प्रोडक्ट बना हुआ है, ना इवन उस प्रोडक्ट का फोटो शूट है, ना उनके इवन लोगो तक बना हुआ है, उनका ना वेबसाइट, मतलब कुछ भी नहीं है। उनका कहना था आप ब्रांड बनाओ, आप ये प्रोडक्ट, मतलब मेरा प्रोडक्ट का नाम ये रहेगा, मेरे ब्रांड का नाम ये रहेगा, मेरे पास फंड्स है, मुझे इसको एनी हाउ 1 करोड़ का 2 करोड़ का तो चाहिए। हम जब टाइम पूछा तो 6 महीने में,
हम कहे पॉसिबल नहीं था, आप कितना कर सकते हो? हम कहे अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम्म क्योंकि जब तक 1 से 2 महीना हम काम नहीं करेंगे इस चीज़ पे, तब तक हमें नहीं पता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या है। हम्म तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप काम करो, उसके बाद काम करते हैं। हम्म फर्स्ट मंथ में उनके पास आई थिंक हमने 8 से 10 हज़ार रुपया अमाउंट स्पेंड किया, क्योंकि वेबसाइट वगैरह भी हम लोग ही बना रहे थे। 10 हज़ार का अमाउंट स्पेंड करने के बाद हमें 40 हज़ार का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो कि 4x का ROAS था। नाइस। बट उनके पास क्या था, उनका प्रोडक्ट ही रेडी नहीं था। ओके। वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर को खोज रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट का फोटोशूट वेबसाइट पे कुछ और है, उनके पास कुछ और है, मतलब ओवरऑल उनका ब्रांड ही नहीं बना हुआ था। Disgusting. सेकेंड मंथ में उनका कहना था कि नहीं, ये मेरा तो ये है, मुझे 10 ऑर्डर में क्या होगा, या 40 हज़ार में क्या होगा, 50 हज़ार में क्या होगा। जब मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, आप एक काम करो, प्रोडक्ट आप मुझे भेज दो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ प्रोडक्ट किस टाइप का है, नहीं होगा तो हम एक इंटरनल UGC कंटेंट शूट करके देखते हैं। तो नहीं, मेरे पास तो प्रोडक्ट ही रेडी नहीं है। तो फिर आप वो जो लास्ट मंथ में जो ऑर्डर आया था, फिर उसे डिलीवर क्या किए हो? जब मैं अपनी टीम से बात किया तो पता चलता है इंस्टाग्राम पे जो भी यूजर प्रोडक्ट को परचेज किए थे, लोग उन्हें मैसेज करें मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, मेरा प्रोडक्ट कहाँ है। ओके। तो मार्केट में इस टाइप के भी ब्रांड चल रहे हैं आजकल। वेरी बैड, वेरी बैड। ओके। सो राज जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके रोस्टिफाई मीडिया में अगर कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है, तो क्या वो प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंगली आप उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? अगर कोई भी हमारे ब्रांड रोस्टिफाई मीडिया में कोई ऑनबोर्ड होता है, तो सबसे पहले हम उनके लिए ऑडिट करते हैं ब्रांड्स को। ब्रांड को ऑडिट करने के बाद हम प्रॉपर प्लान बताते हैं। प्लान बनाने के बाद हम उनके जो हम वर्क स्टार्ट करते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में। तो हमारा एक ऑनबोर्डिंग कॉल होता है, जहाँ पर हम और मेरी टीम कॉल पे जाती है, सबका रोल असाइन होता है, हम क्या करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। और फर्स्ट थिंग जो हम करते हैं वो करते हैं उनके वेबसाइट को ऑडिट। एड्स को हम बाद में करते हैं, पहले वेबसाइट के मैट्रिक्स को देखते हैं कि वेबसाइट में कहाँ पर क्या है। उसके बाद फिर हम क्रिएटिव्स पे फोकस करते हैं कि हमारे पास एक क्रिएटिव बैंक हो, क्योंकि मेटा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सेंट्रिक हो चुका है। तो हम क्रिएटिव बैंक बनाते हैं, उसके बाद फिर हम कैंपेन को लॉन्च करते हैं। ओके। अभी आपने एक सेंटेंस बोला है कि आप उनके वेबसाइट को ऑडिट करते हो, तो वेबसाइट ऑडिट में मैंने जहाँ तक कुछ पढ़ा था ना, वो CRO से समथिंग रिलेट करता है। तो एग्जैक्टली व्हाट इज CRO? CRO का मतलब होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। कि मतलब अगर आपके वेबसाइट पे 1000 लोग आ रहे हैं, तो 1000 विजिटर हैं, तो 1000 विजिटर में कितने % जो है ना यूजर कन्वर्ट हो रहे हैं, ये होता है CRO। किसी भी वेबसाइट का 0.5 होता है, किसी का 1 होता है, किसी का 2 होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट पेज कितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बना हुआ है। ओके। तो आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। सपोज दैट कि मेरा एक ब्रांड है, उसकी वेबसाइट मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने वेबसाइट अपनी एकदम चकाचक बनाई है, बट अगर मैं आपसे कंसल्ट कर रही हूँ और आप बोल रहे हो कि आपकी वेबसाइट ना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, वहाँ से आपके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, यार मेरा ईगो तो हर्ट हो गया। आप मुझे किस तरीके से कन्विंस करोगे? क्या ऐसे मुझे पॉइंट्स बताओगे जिससे मैं कन्विंस हो जाऊँ कि यस, वेबसाइट में CRO की नीड है? सिंपल, वेबसाइट पे 4500 विजिटर आए हैं, ठीक है। अब 4500 विजिटर में कितने यूजर ऐड टू कार्ट किए? अब 4000 में हो सकता है 300 ऐड टू कार्ट किए। 300 ऐड टू कार्ट करने के बाद सेकंड स्टेप होता है इनिशिएट चेकआउट करना। कितने लोग इनिशिएट चेकआउट किए? 300 में हो सकता है 100 इनिशिएट चेकआउट किए। अब चेकआउट करने के बाद पेमेंट एड इन्फो होता है। पेमेंट एड इन्फो कितने किए? 50 किए। अब परचेस कितने किए? 10 किए। तो अब आप बताओ, 4500 में सिर्फ 10 लोग यूजर परचेस किए, बाकी यूजर कहाँ चलेगा यार? क्यों नहीं परचेस किए? 4500 ऐड टू कार्ट 300, इतना गैप क्यों है? अगर 300 भी ऐड टू कार्ट है तो फिर 10 ही परचेस क्यों है? एटलीस्ट नहीं भी करते हुए 300 अगर है तो 30-40 तो परचेस होने चाहिए। 10% का भी अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट होल्ड नहीं हो रहा है मेरी हाँ, वेबसाइट। लोगों को पता ही नहीं चला। ऐड टू कार्ट तो लोग कर रहे हैं, बट इनिशिएट चेकआउट में प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ लोग अगर इनिशिएट चेकआउट करें तो उन्हें ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है पेमेंट गेटवे पे जाकर के। ओके, नाइस। सो राजी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कभी ऐसा केस देखा है जहाँ पे प्रोडक्ट भी गुड था, एड भी गुड था, बट ब्रांड फिर भी फेल हो गया? हाँ। ओके, कैन यू शेयर द एक्सपीरियंसेस? मतलब 1-2 ब्रांड को मैं देखा हूँ, इवन मैं उनके लिए काम भी किया, उनका प्रोडक्ट भी सही था, उनका एड्स भी बहुत अच्छा था। उनका फेल होने का रीजन ये था कि वो अपने ही प्रोडक्ट पे इनहेंस नहीं करके कुछ भी यूज कर रहे थे। मतलब जैसे टाइम के साथ यूजर ना चेंज करता है अपने वेबसाइट पे।
आज मैं 10 लोगों के पास गया तो 10 लोगों का डिजाइन सेंस अलग होगा, चेकआउट प्रोसेस अलग होगा। अगर मैं उसी चीज को 100 लोगों तक लेकर के जाऊंगा तो उसका चेकआउट प्रोसेस अलग होगा, बट वो अपने वेबसाइट पे चेंज करने को रेडी नहीं थे। ओके, दैट्स अ रीजन। ओके, फाउंडर अगर आपसे बोलते हैं कभी कभी जब क्लाइंट के संग आपकी मीटिंग होती है कि मुझे वायरल एड्स चाहिए, तो आप उसे क्या समझाते हो? क्या वायरल क्रिएटिव सच में प्रॉफिटेबल क्रिएटिव होता है? आज के टाइम पे तो लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि बोतल को लॉक करते हैं, आप फेंक देते हैं, कहते हैं ये लो वायरल हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने प्रोडक्ट को फेंक करके बोलोगे कि वायरल हो गया। तो आपके दिमाग में वायरलिटी का मतलब क्या है? वायरलिटी का सिंपल मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, तो सिंपल देखो ना कि उस एड से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट, कौन से एड से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कन्वर्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा कस्टमर आए हैं, वो आपके लिए वायरल एड है। अब उसी एड के बेसिस पे आप आइट्रेशन बना सकते हो या उस ऐड का वेरिएशन बना सकते हो। ओके, सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ना सब नंबर्स दिखाते हैं, लाइक सीपीएम, सीपीसी, सीटीआर, रोआस, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कौन सा एक मैट्रिक फाउंडर इग्नोर करता है जो एक्चुअली बिजनेस डिस्ट्रॉय कर सकता है? कन्वर्जन रेट। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्जन रेट? कन्वर्जन रेट सिंपल कि वही चीज जो मतलब मैं पहले बताया, वेबसाइट पे कितने यूजर आ रहे हैं एंड वो कहाँ पे जा करके कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, अगर आपको 2026 में एक न्यू D2C ब्रांड्स को जीरो से प्रॉफिटेबल बनाना हो, तो आप पहले 30 डेज में क्या करोगे? कहाँ से स्टार्ट करोगे? अगर एक D2C ब्रांड को जीरो से स्टार्ट करना होगा, हाँ, मैं सबसे पहले उसके इंस्टाग्राम पे फोकस करूंगा। ओके, इंस्टाग्राम पे प्रॉपर वे में ब्रांडिंग कंटेंट वगैरह डालूंगा, उसके बाद यूजीसी कंटेंट बनाऊंगा, थोड़ा सा ट्रस्ट गेन करूंगा लोगों से। इवन उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने या इनऑर्गेनिक मेटा एड, गूगल एड को रन करने से पहले प्रॉपर उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं यूजर्स के पास ले जा करके लाइव चेक करूंगा कि वो प्रोडक्ट लोग किस टाइप से रिव्यू दे रहे हैं। उसके बाद फिर मैं कैंपेन को रन करूंगा। नाइस 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 प्रोसेस। आजकल बहुत सारे परफॉर्मेंस मार्केटर्स ना स्क्रीनशॉट बहुत दिखाते हैं, 8x का ROAS, 10x का ROAS, 1 CR रेवेन्यू। क्या इंडस्ट्री में ROAS मैनिपुलेशन रियल है? और फाउंडर्स को कैसे समझाना चाहिए कि रिजल्ट जेन्यून है या वैनिटी स्क्रीनशॉट? ये बहुत सारा चीज़ है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का 8x ROAS सही भी आता है, बहुत सारे लोग 1 CR भी करते हैं और बहुत सारे लोग इसको ChatGPT भी यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर वैनिटी है या नहीं है, आप नॉर्मल उनसे जब आप बात करते हो ना, तो आप नॉर्मल बात करो कि अगर कोई एजेंसी से आप बात करो तो आप सिंपल बात करो, आप वर्क क्या क्या करोगे। अगर वो बोल रहा है मैं 5x का ROAS दे दूंगा, 4x का ROAS दे दूंगा 3 मंथ में या 2 मंथ में, तो सबसे पहले आप अपने ही ब्रांड पे चेक करो ना कि आपके 6 मंथ में कितने का ROAS था। अगर आपके ब्रांड में 6 मंथ में 1x का या 2x का है, तो वो 2 महीने में ऐसा क्या कर देगा जो 8x हो जाएगा? हो ही नहीं सकता है। आप किसी अदर ब्रांड को चेक करके आप नहीं बता सकते हो सकता है 8x का ROAS कोई ब्रांड दिखा रहा है और वो एड स्पेंड सिर्फ 50,000 कर रहा हो, बट आप एड स्पेंड 40 लाख कर रहे हो, और तो फिर कहाँ से आएगा आपका 8x का ROAS? ओके, मैंने एक और चीज़ मार्केट में नोटिस की है, जब अब यूजुअली आप क्लाइंट के संग मीटिंग करते हो, मे बी आपने भी ये चीज़ देखी होगी, मेरे संग तो बहुत होता है जब मैं क्लाइंट मीटिंग पे जाती हूँ। वो एक चीज़ बोलते हैं कि आपने इस नीश में काम किया है तो उसके स्क्रीनशॉट्स दिखाओ, आपने उस नीश में काम किया है तो उसके स्क्रीनशॉट दिखाओ, ब्रांड का नेम दिखाओ, इंस्टाग्राम दिखाओ, काम किया है कि नहीं किया है। तो आप इन सारे क्लाइंट्स को किस तरीके से डील करते हो, कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक नीश में हर एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग का फोटे नहीं होता है, वो कुछ नीशेस कोई फोटे बना के चलता है कि मैं स्पेसिफिकली इसी नीश में काम करूंगा, उसी नीश में काम करूंगा। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस मार्केटर्स हर एक नीश, हर एक ब्रांड्स को ग्रो करने का उसका काम है, बट स्टिल आप इस तरीके के केसेस में किस तरीके से हैंडल करते हो? सो अगर कोई भी बात करता है कि आप इस नीश में काम किए हो या इस नीश में काम किए हो, मेरा सिंपल रहता है आंसर, मैं प्रॉपर वे में साइकोलॉजी बेस्ड मार्केटिंग करता हूँ। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट को सेल करना है, किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसका ह्यूमन जो है किस टाइप का रिक्वायरमेंट होता है, वो क्या सोचता है प्रोडक्ट को लेने से पहले। क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आप एज अ मार्केटर होने से पहले एज अ आप खुद यूजर बनो ना,
कि आप इस प्रोडक्ट को अगर लोगे तो क्यों लोगे, इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर नहीं लोगे तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। बात रहा फाउंडर पूछते हैं तो सिंपल है कि मैं मार्केटिंग पे काम करता हूँ। नीश एक वैनिटी है, बहुत सारी एजेंसी भी करती है नीश, मैं भी करता हूँ नीश, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, बट कोई आता है तो मैं मना भी नहीं करता हूँ कि नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केटिंग एक सिंपल सा वर्ड है। आप अगर यूजर के नीड एंड वांट्स पे कंट्रोल कर दिए हो तो आप मार्केटिंग कर सकते हो, वरना आप सिर्फ मैट्रिक्स 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 ही खेलते चले जाओगे। ओके तो राज जी, मुझे ना आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन ये पूछना था कि एग्जैक्टली वाई परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये आपने एज अ करियर क्यों चूज़ किया? कब आपको और किस टाइम पे लगा कि यार मेरे लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये जो नीश है वो मेरे लिए सबसे बेस्ट सुटेबल करियर है? मैं सही बोलूं, मुझे पैसा उड़ाने का मन था, इसलिए बस परफॉर्मेंस मार्केटिंग चूज किया हूँ। तो मतलब अगर व्यूअर्स देख रहे हैं पॉडकास्ट तो अगर उनके पैसा बहुत सारा है तो वो परफॉर्मेंस मार्केटर बन सकते हैं? नहीं, वो मैटर नहीं करता है, जरूरी थोड़ी है। अब आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप उड़ा करके परफॉर्मेंस मार्केटर नहीं बन सकते। एक्चुअली में मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसलिए चूज किया, मार्केट में छोटे भी ब्रांड्स हैं, बड़े भी ब्रांड्स हैं एंड आने वाले भी ब्रांड्स हैं। बहुत सारे ब्रांड जो सेल होंगे, वो अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को जो सेल करते हैं उनका कहीं ना कहीं एक मेन पार्ट होता है, वो होता है एड्स का। और एड्स में जो पार्ट होता है वो होता है मार्केटिंग का। मेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग का है, मैं माइका से मार्केटिंग किया हूँ। माइका जो है इंडिया का नंबर 1 मार्केटिंग स्कूल है, मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे ना एक चीज ना स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से बताया गया था, आप डिजिटल मार्केटर तब तक नहीं बन सकते हो जब तक एक आप अच्छे मार्केटर नहीं बन सकते हो, और एक अच्छे मार्केटर तब तक नहीं बन सकते हो जब तक आप उस प्रोडक्ट का एक अच्छे यूजर नहीं बन सकते हो। अगर ये बात किसी को समझ में आ जाएगा तो मार्केटर बन सकता है। ओके, ऐसी कौन सी वो 2 टिप्स हैं, अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है या सुन रहा है तो वो टिप्स को वो इंस्टेंटली अपने ब्रांड के ऊपर फॉलो करेगा और उसके ब्रांड्स में कुछ बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है? अगर आपका ROAS डाउन है, हाँ। रेदर देन कि आप अपने एजेंसी को बोलो या फिर सॉरी, अगर किसी का ROAS डाउन है, रेदर देन कि आप अपने एजेंसी को चेंज करो, सबसे पहले आप अपने वेबसाइट पे चेक करो कि वेबसाइट का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पेज है वो किस टाइप का है। अगर आपका प्रोडक्ट पेज सही है तो ठीक है, अगर नहीं तो ट्राई करो प्रोडक्ट पेज को चेंज करने का। फर्स्ट टिप ये। सेकेंड, आप अपने इंस्टाग्राम को मेंटेन करो, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी पर्सन डायरेक्ट ऐड देख करके नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाता है, वो चेक करता है कि इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है वो किस टाइप की ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पे किस टाइप का कंटेंट जा रहा है, तब जा करके वो फिर आपके प्रोडक्ट को परचेस करता है। ओके, मैं आपका बायो पढ़ रही थी इंस्टाग्राम के ऊपर एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी, कुरेद कुरेद के निकाली हैं। तो आप बहुत जगह पे मैंने ये देखा हुआ है, अपने ब्रांड्स को ना शार्क टैंक में फीचर्ड कराया है। तो उस समय कैसी रही फीलिंग, मतलब ब्रांड्स को आपने शार्क टैंक में पूरा प्रॉपर तरीके से फीचर्ड कराया। दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल एज ब्रांड। तो आप मैं आपको क्या बताऊं, आप इसको आप खुद ही बताइए कि आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी क्या लगा था आपको? ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता है कि ब्रांड को फीचर करवाना शार्क टैंक में वो बहुत जरूरी है। शार्क टैंक जो है ओवरऑल एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे इंडिया के लिए, ठीक है। वहां पर लोग फंडिंग के लिए नहीं जाते, वहां पे जाते हैं अपने ब्रांड को बस प्रमोट करने के लिए। ओके, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे VC, बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर हैं जो फंडिंग दे सकते हैं, बट वो बस एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि भाई मैं सोनी चैनल पे जा रहा हूँ, मुझे TRP मिल जाएगा मेरे ब्रांड पे, लोग आने लगेंगे। ऐसा कुछ मतलब फीलिंग नहीं था कि हाँ चलो ठीक है चला गया तो ठीक है, अच्छी बात है। राज जी, आप इतने सारे ब्रांड्स को संभालते हुए चले आ रहे हो, कभी आपके मन में नहीं आया कि यार मुझे भी कोई अपना ब्रांड स्टार्ट कर देना चाहिए फुल लेविश तरीके से, क्योंकि आप तो ऑलरेडी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हो? परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा हूँ बट मेरा मन नहीं किया कभी ब्रांड को स्टार्ट करने का, क्योंकि मार्केट में बहुत कम एजेंसी है जो बहुत बड़े लेवल पे गई है, तो वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वहां तक जाएं। मेरा गोल है कि मतलब मैं कहीं एक अच्छा सा बड़ा एजेंसी बनाऊं, जस्ट लाइक ओलिवर, ओगिलवी एक एजेंसी है मार्केटिंग की, मुझे उस टाइप का गोल करना है। तो मुझे D2C ब्रांड में कोई मजा नहीं है, मुझे बस ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने में मजा आता है, ब्रांड बनाने में।
ओके, आपने वर्ड यूज़ किया ब्रांडिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली, आपके दिमाग में ब्रांडिंग का क्या मायने, क्या मीनिंग आपके चलता रहता है कि नॉट इन टर्म्स ऑफ बुकिश लैंग्वेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ पीपल और बड़े बड़े मेंटोर लेवल, आपके अकॉर्डिंग ब्रांडिंग क्या है? मेरे अकॉर्डिंग ब्रांडिंग क्या है? हम्म। मेरे अकॉर्डिंग ब्रांडिंग अगर मैं बात करूं, हम्म। 2 मिनट में क्या बनती है? चाय। और मैगी। ब्रांडिंग यही है। ओके, सो मैगी से तो मुझे याद आता है कि वो इमोशनल पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ब्रांडिंग इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, कि कितनी यस। जल्दी आप लोगों के संग कनेक्ट हो पा रहे हो। हाँ, ओके, तो क्या ये फाउंडर्स अपने ब्रांड के ऊपर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? बहुत सारे फाउंडर ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत हम्म। सारे फाउंडर ब्रांडिंग के ऊपर नहीं ध्यान देते हैं। हम्म। जो सीरियस फाउंडर होते हैं वो ब्रांडिंग के ऊपर प्रॉपर वे में ध्यान देते हैं। हम्म। जैसे मैं 2-3 क्लोथिंग ब्रांड ऑनर के साथ बात किया, हम्म। वो अपने ब्रांडिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, कुछ हम्म। करने का मतलब इवन उनका नाम, स्पेलिंग, कलर कोड सेम होना चाहिए। बहुत सारे लोग बस यार चलो ना कुछ भी यूज कर लो, क्या मतलब है, मुझे ब्रांडिंग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस सेल आ रहा है 10 लाख का, मैं उसमें खुश हूँ। बट जब उनका सेल 10 लाख से जब बियॉन्ड जाने का सोचते हैं कि यार 10 के जगह मैं 15 लाख पे जाता हूँ, तब वहां पे वो फिर डिप खाते हैं, क्योंकि उनके ओके। पास ब्रांडिंग नहीं रहता है ढंग का। ओके, तो मैं तो फोकस करूंगा कि आप ब्रांडिंग पे भी फोकस करो। नाइस। सो राजी, मुझे एक बात बताइए कि आपका कितना लिमिटेड या मिनिमम एज बजट होता है किसी ब्रांड के पास, तो आप उन ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करते हो? मैं अगर किसी ब्रांड को ऑनबोर्ड करता हूँ तो उनका मिनिमम बजट 75 के तो होना चाहिए, कि मतलब अगर मैं डेली का 2500 अमाउंट को स्पेंड कर सकूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंपेन बनाने होते हैं, बहुत सारे, नॉट इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे, कि 1-2 कैंपेन को एज ए फनल के बेसिस पे मैं बना सकूं, जब मैं कैंपेन को भी टेस्ट, क्रिएटिव को भी टेस्ट कर सकूं, ऑडियंस को भी बना सकूं। एंड मिनिमम 75 तो मिनिमम है हमारा। 75K। ये 75 के। ओके, तो राज मुझे आप एक बात बताओ कि जब आप स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस मार्केटर बने थे तो आपको क्लाइंट को रीच आउट करने में क्या प्रॉब्लम आई थी, या फिर फटाफट फटाफट आपके पास क्लाइंट आते गए थे? और सॉरी टू से, बट अगर क्लाइंट आ रहे थे आपके पास फटाफट फटाफट, तो आप मेरे इस पॉडकास्ट से जो भी परफॉर्मेंस मार्केटर ये पॉडकास्ट देखें ना, आप उनको भी फटाफट से एक टिप ज़रूर दे देना कि वो कहाँ से क्लाइंट को सर्च करें। मेरे पास सबसे पहला जो क्लाइंट आया था, वो आया था एक फ्रेंड के सोर्स के थ्रू। ओके। ठीक है, उसने अपने फ्रेंड को रेफरेंस दिया था, उसके थ्रू मुझे क्लाइंट आया था। अब वो क्लाइंट कोई छोटा क्लाइंट नहीं था, बहुत बड़ा क्लाइंट था, बड़ा बिजनेस था, बड़ा बिजनेस.com, ओके। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। ओ नाइस। तो मैं मुंबई का पहला वही चीज देखता था, उनका पूरा वाओ, चैनल पार्टनर उनका। मतलब फिर फर्स्ट हाँ, पहला ही आप। मेरे पास बड़ा ब्रांड आया था। नाइस। सेकेंड मेरे पास जो ब्रांड आया उनके ही रेफरेंस के थ्रू आता चला गया। नाइस। उसका मुझे याद है 3 जनवरी 2020, नहीं, जनवरी 2022 में मेरे पास फर्स्ट ब्रांड आया था, जो एक D2C ब्रांड था। उनका फोटो फ्रेम वो सेल करते थे, वो भी ब्रांड आया था। मैं इंस्टाग्राम का अपना एज ए पर्सनल ब्रांडिंग के लिए स्टार्ट कर रहा था, कि मतलब मैं कुछ टिप्स वगैरह डालूंगा, मैं क्या काम करता हूँ। उसी टाइम जैसा ही मैं बनाया था पेज, जस्ट हाफ एन आवर में एक ब्रांड आ गया। मतलब उन्होंने मेरा पेज देखा और उन्होंने मेरे से बात वगैरह किया, उन्हें सब चीज़ समझ में आया, तो फिर हम उनके साथ काम स्टार्ट किए। अभी आपने बताया मुझे कि आपने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया था, आप टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे थे। हाँ। अगर कोई D2C फाउंडर आपसे बेसिक परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखना चाहता है, या कोई भी पर्सन आपसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो इज इट अवेलेबल? यस। मैं कोचिंग नहीं देता हूँ, मैं 1-on-1 मेंटोरशिप सेशन देता हूँ। ओके। अगर कोई भी फाउंडर या कोई स्टूडेंट परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखना चाहता है तो मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। ओके, तो आप उन्हें प्रॉपर परफॉर्मेंस हाँ, मैं मार्केटिंग उन्हें प्रॉपर परफॉर्मेंस मार्केटिंग के साथ साथ मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मैं एड्स बढ़ा रहा हूँ। तो क्या उनके उनके लिए आपसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखने के बाद में क्या इंटर्नशिप वगैरह मार्केट में पॉसिबिलिटीज है, मिल जाएंगी, या आप भी उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराओगे? मार्केट, अगर कोई भी पर्सन हमारे साथ परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखता है तो मार्केट में इंटर्नशिप वगैरह मिल जाती है, क्योंकि मैं सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिखाता नहीं हूँ, उनको मैं एज ए इंटर्न का सर्टिफिकेट भी देता हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं खुद एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिखाऊंगा ना, तो ये सारा काम होता है प्रैक्टिकल। मैं अपने क्लाइंट का देता हूँ प्रॉपर काम वर्क करने के लिए, वो काम करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं उस पर। ओके ओके ओके। सो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि राज गौरव का क्या पैशन है, क्या वो करता है एज अ सब प्रोफेशनल वे में।
तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा ना आपकी एजेंसी के बारे में बात कर रही हूँ। योर एजेंसी नेम इज़ रोस्टिफाई मीडिया। व्हाट इज़ रोस्टिफाई? रोस्टिफाई का दो मतलब है, हम्म। अगर मैं सही बोलूं तो एक मतलब है लोगों को रोस्ट करना, ठीक है। ओके। दूसरा जो मतलब है, जो एक्चुअल में मतलब है, वो है रोस्टिफाई में अगर आप देखोगे तो रोआस बढ़ाता है, ओके रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो हम ब्रांड को एक अच्छे लेवल पे रोआस को लेकर के जाते हैं। ओके ओके ओके। मेरे व्यूवर्स को आप ये भी बताइए कि हु इज़ राज गौरव एक्चुअली, नॉट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटर, नॉट इन टर्म्स ऑफ रोस्टिफाई मीडिया का फाउंडर, जस्ट सिंपल स्वीट एंड जस्ट लाइक अ मालपुआ मुंह में डालते घुल जाता है ना चट करके, वैसी हु इज़ राज गौरव? एक ऐसा पर्सन जिसको घूमने का बहुत शौक है, पैसा उड़ाने का बहुत शौक है, नया नया ब्रांड को टेस्ट करने का बड़ा बहुत शौक है। ओके, पैसा उड़ाने का शौक है, तो आप किस चीज़ में स्पेसिफिकली पैसा उड़ाते हो? पैसा उड़ाने का इन द सेंस, अब ऐसा नहीं कि मैं पैसा ऐसे उड़ा रहा हूँ। पैसा उड़ाने का मतलब है कि मतलब मुझे घूमना पसंद है, हाँ। मुझे मतलब बहुत सारा इम्पल्स बाइंग जो होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। एक टाइम था जब मैं पेन को करता था, फिर एक बीच में आया कि मैं परफ्यूम का मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन हो गया। अभी मेरे पास भी इधर इस साल मैं शूज का कलेक्शन कर रहा हूँ। तो बस नया नया हैबिट बनता रहता है, तो शूज़ मैं का फिर करता। कलेक्शन आप कर रहे हैं, तो कौन सा ब्रांड आप शूज़ का कलेक्शन कर रहे हैं? अब शू का कलेक्शन का मतलब अगर मैं बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बेसिक स्नीकर्स। ओके, लाइक बेसिक मेरे पास स्नीकर। कॉमेट का जो भी उनके पास वॉल्ट, कॉमेट ना एक वॉल्ट निकालता है एवरी मंथ या 2 मंथ में एक प्रोडक्ट निकालता है, वो कलेक्शन है मेरे पास। फिर नाइकी का एक दो प्रोडक्ट है। अब नाइकी का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एकदम हाई रेंज वाला नाइकी, बेसिक नाइकी है मेरे पास। तो मुझे बस शूज पसंद है। नाइस नाइस। राज जी, मैंने ना आपके बारे में एक स्टोरी सुनी है, जब आपने इसको मतलब क्लासेस कर रहे थे, ठीक है, तो आपने ना एक चाय की दुकान वगैरह खोली थी। मुझे वो स्टोरी जानने में बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब चाय की दुकान क्यों खोली थी? एक्चुअली मैं चाय का दुकान नहीं खोला था। सीन क्या हुआ था, मैं कॉलेज में बैठा हुआ, कॉलेज में मैं स्टडी कर रहा था। तो अब नया नया मैं सेकेंड ईयर में था, तो मैं रात को बैठा हुआ था कि यार वेबसाइट कैसे बनता है। तो वेबसाइट देख रहा था कि वेब बनता कैसे। तो मैं बिक्स पे खुद से वेबसाइट ट्राई किया बनाने का। तो हम लोग मतलब 2-3 लोग थे, तो हमने बात किया एक दूसरे को से कि यार क्या बिजनेस खोल सकते हैं, क्योंकि मेरा पहले से मोटो था कि मुझे अपना बिजनेस करना है। तो सबने बोला कि यार ये करते हैं ये करते हैं। अब कॉलेज में मैं चाय पीता था उस टाइम पर। ओके। तो एक दोस्त से बात किया तो वो कहे यार यहाँ पर ना चाय नहीं मिलता है, क्योंकि चाय मशीन वाली मिलती है। तो हम कहे यार चलो चाय का खोलते हैं कि कम से कम चाय तो सेल होगा। तो हमने चाय का वेबसाइट पे डाला। अब चाय का वेबसाइट का मतलब ये है कि अब उसके लिए नाम होना चाहिए। तो हम लोग फिर से बैठे कि मतलब 3-4 लोग थे, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लोग थे। हमने डिस्कस किया कि नाम क्या होना चाहिए। तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो हमने फोकस किया कि यार कैंपस है कॉलेज में, तो हमने नाम रखा था कैंपस टी पॉजिटिव करके। ओके। तो हमने उस पे काम किया था, कैंपस टी पॉजिटिव पे हमने उसका वेबसाइट वगैरह बनाया था। अब उसमें एक चीज़ फीचर ये था कि लोग, हमारा जो टारगेट ऑडियंस था और स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे। तो अब टीचर्स और स्टूडेंट्स एक साथ तो चाय पियेंगे, बट अब दिन भर हम चाय कैसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सारे टीचर्स क्लास ले रहे हैं। तो 2019 के आसपास हमने वेबसाइट पे ये फंक्शन दिया था कि आप अगर चाय लेते हो तो आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, आपको उस टाइम पे आप शॉप में आकर के चाय ले सकते हो। ओके। तो आप प्रॉपर वेबसाइट पे जाओगे, बुकिंग करोगे, टाइम सेलेक्ट करोगे और आप आकर के उस टाइम पे चाय ले लो। सो कैसा रहा था वो आपका एक्सपीरियंस? मतलब चाय वाय कुछ बिकी थी कि नहीं बिकी थी? वो बस एक आइडिया था, इम्प्लीमेंट किया था, बट कॉलेज का टाइम था, ऐसा ना हो। मतलब मेरा एक पार्ट रहता है कि जो आप सोच रहे हो ना, आप एक्चुअल में एग्जीक्यूट करो तो आपको आइडिया लगेगा। हमने स्टार्ट किया था, 1-2 मंथ रन किया, उसका फिर छोड़ दिया, क्योंकि फिर पढ़ने पे फोकस करने लगा। वो अलग बात है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, बट हाँ पढ़ने पे फोकस किया। आपने भाभी एक वर्ड यूज़ किया, एग्जीक्यूशन। तो मेरे दिमाग में ना स्टडी करते समय ना आजकल एक चीज़ चलती रहती है कि लोग ना एग्जीक्यूशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो उससे पहले 100 बार सोचते हैं ये सही रहेगा ना, ये सही नहीं रहेगा। तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई ब्रांड एग्जीक्यूशन से अपने आप को रोक रहा है, तो कितनी जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, चीज़ों पे एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए, ताकि वो आने वाले कुछ स्टेप में जो वो शायद नीचे जा सकता है, वो जाने से बच जाए? विद इन सेकेंड, अगर वो सोच रहा है कि मुझे ये चीज़ करना है, रेदर देन कि आप किसी से पूछो, आप एग्जीक्यूट कर लो। हो सकता है वो आपके लिए वर्क कर जाएगा। अगर वर्क नहीं करेगा तो एट लीस्ट कम से कम कुछ तो लर्निंग मिलेगा।
मैं एक यस्टरडे एक बुक पढ़ रही थी, बुक का नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है। मैंने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी हुई थी, ब्रांड मिरर वर्किंग। तो व्हाट इज़ अ ब्रांड मिरर? ब्रांड मिरर? यस, ब्रांड मिरर वर्किंग स्टेप्स, या फिर आप कुछ फॉलो करते हो ब्रांड वर्किंग टेक्नोलॉजी, तो इससे ना मुझे आपको इसके अपने बारे में कोई ब्रांड के आइडिया बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया इट्स ओके, कोई बात नहीं है। राज जी, हमारे शो का ना एक बहुत अच्छा और बहुत ही ट्विस्टेड एक वर्जन है, जिसमें हम आपसे 5 क्वेश्चंस करते हैं, जिसके आपको फटाफट से आंसर्स देने होते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी फेवरेट ड्रिंक क्या है, चाय या कॉफ़ी? मेरी फेवरेट ड्रिंक कॉफ़ी। ओके, अब आपकी फेवरेट ड्रिंक क्या नहीं है? फेवरेट ड्रिंक क्या नहीं है? हाँ। किसी का खून पीना। वाह वाह, नाइस नाइस। ऐसी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको कभी जाना पसंद नहीं है? नरक। नरक? नरक, ओह वाह, नाइस। ठीक है ठीक है। ऐसी कौन सी डिश है जिसको आप कहोगे यार मुझे मेरे सामने मत लेके आया करो, मुझे खाना बिल्कुल नहीं पसंद है? ये सोचना पड़ेगा। सोचिए, हमारे पास और हमारे व्यूवर्स के पास बहुत टाइम है, हम भी जानना चाहेंगे। ऐसा कौन सा डिश है जो मैं कभी नहीं खाता हूँ? हाँ। ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल आप नहीं खाते? नहीं, मुझे अब नहीं। सुंदर और हैंडसम तो इतने हैं। बस बस, राज है ये, सीक्रेट है। पिज्ज़ा पास्ता खाकर। ओके, ठीक है, नाइस नाइस। आपका फेवरेट स्वीट्स कौन सा नहीं है, जिसको आपको लगता है कि यार स्वीट्स में मैं ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, स्वीट्स में मैं ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करता हूँ? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, ओके, आपको गुलाब जामुन नहीं पसंद है? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो आपने कभी डेटिंग वगैरह कुछ ट्राई किया, बस परफॉर्मेंस मार्केटिंग ही की है? हाँ, किया हूँ। ओके, क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे? ब्रांड सही। के संग ही डेटिंग की है? नहीं, 2-3 बार मैं डेटिंग किया हूँ। हम्म। ठीक ठाक थे। सीखने को बहुत कुछ मिला। ओके, जैसे? जैसे वो तो पर्सनल चीज़ है ना, नहीं बता पाऊंगा। बट फिर भी हम थोड़ा सा तो क्यूरियस हैं जानने के लिए। आप अपने आप पे फोकस करो, रेदर देन कि आप किसी अदर के लाइफ में फोकस कर रहे हो। हम्म फोकस कर लो अपने काम पर, कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे। हम्म। ओके, सो जिम वगैरह आप जाते हो? कभी कभी। कभी कभी, ओके। तो जिम में अगर आप जा रहे होते हो तो आपका वो चीट मील, आजकल बड़ा फैंसी सा वर्ड चला है, आप क्या खाना पसंद करते हो जिम में? जिम के टाइम पे चीट मील पिज्ज़ा। चीट मील में डायरेक्ट पिज़्ज़ा? ओके, नाइस, ठीक है। मुझे अपराज जी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात करते होते हैं ना कि होल ब्रांड साइकोलॉजी की, ठीक है? तो ब्रांड साइकोलॉजी, एक ब्रांड किस तरीके से देखें, क्योंकि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स, या मैंने रील्स देखी हैं इंस्टाग्राम पे स्पेशली, लोग ये बोलते हैं कि चैट जीपीटी पे अपना ब्रांड का नाम डालो, ये डालो वो डालो, और 3 महीने का पूरा सिस्टम तड़कता भड़कता निकल के आ जाएगा और आपका ब्रांड बूम करेगा। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली ब्रांड साइकोलॉजी, जो अपकमिंग जो स्टार्टअप या फाउंडर बनने वाले हैं उनको ये ध्यान में रखनी चाहिए? सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, कि अगर लोग जो बात करते हैं कि चैट जीपीटी पे आप ये डालो आपका ये बन जाएगा, आप ये करो आपका 3 महीने का कंटेंट बन जाएगा, आपका ऐड बन जाएगा, अगर इतना इजी हो जाता तो वो ज्ञान क्यों दे रहे हैं, वो क्यों नहीं ब्रांड बना ले रहे हैं? राइट। सेकेंड चीज है कि अगर कोई भी फाउंडर ब्रांड बनाता है तो वो खुद से सोचता है, वो खुद से रिसर्च करता है प्रोडक्ट पे। चैट जीपीटी आपको रिसर्च करके थोड़ा नहीं बता पाएगा ना कि क्या खोलना है नहीं खोलना है। वो तो मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन में लोग हैं कि यार आप चैट जीपीटी पे ये कर लो ये कर लो, अगर वो यही कर रहे हैं तब चैट जीपीटी रन करो ना। क्यों आप अपना खुद का एजेंसी रन कर रहे हो, क्यों 10 लोगों की या 20 लोगों की टीम बना के बैठ रहे हो? वो बस एक कंटेंट और लोग फेमस होने का एक जरिया है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, ये थोड़ा सा मैं मतलब हार्श बोल रहा हूँ बट ये सही है। करेक्ट, होना भी चाहिए कि अगर आपका प्रॉपर माइंडसेट, विजन और मिशन स्टार्ट नहीं रहेंगे तो आप अपना ब्रांड नहीं बना पाएंगे। रोस्टिफाई मीडिया का मिशन एंड विजन क्या है? रोस्टिफाई मीडिया का जो विजन है वो ये है कि D2C ब्रांड्स को सही तरीके से ग्रो करना, एंड जो हमारा मिशन है कि इंडिया में प्रॉपर एक अच्छी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड करना फॉर द D2C ब्रांड, ओके, जो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर जाए और हो सकता है मतलब इसको एक्सपेंड करना। नाइस, ओके, थैंक यू।
राजी, आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट शो में आए। आपने इतनी अच्छी इंसाइट्स हमारे व्यूवर्स को, जो D2C फाउंडर्स अभी हैं, अपने ब्रांड्स को रन कर रहे हैं या अपकमिंग में वो अपने ब्रांड्स को ओपन करेंगे, उनको मुझे लगता है कि इतनी इंसाइट्स मिली होंगी ताकि वो अपने ब्रांड्स के ऊपर प्रॉपर वे में फोकस कर सकें, काम कर सकें। एंड मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप हमारे संग एक नया पॉडकास्ट शो अभी से फिक्स कर लें। मैं चाहूँगी कि आप फिक्स कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी रह गए हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं, ब्रांड्स को लेके, साइकोलॉजी को लेके और बहुत सारी। बट राइट नाउ अभी हम इस पूरे पॉडकास्ट को अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं एंड आपको दिल से थैंक यू बोलते हैं कि आप हमारे वेलकम। पॉडकास्ट शो में आए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आपने अभी राज गौरव से अपने ब्रांड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है। अगर आप राज गौरव से अपने ब्रांड्स के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं नीचे उनकी डिटेल्स एंड लिंक को मेंशन कर दूंगी। आप जाके वहां से अपना 1-on-1 राज गौरव के संग बुक कर सकते हैं। और आज का पॉडकास्ट मैं यही ख़त्म करते हुए आप सभी को बोलना चाहती हूँ, उन सभी चेंज मेकर को, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स को, चेंज मेकर को बोलना चाहती हूँ, अगर आप भी दम रखते हो अपनी स्टोरी को पॉडकास्ट में फीचर कराने का, ताकि आपकी स्टोरी से भी किसी और पर्सन की लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, वो कुछ सीख सकें या आपकी सर्विसेज वो डायरेक्ट आपसे परचेज कर सकें, तो आप नीचे लिंक दिया गया है, उसमें जाकर मैं अपने सीट्स को फुलफिल कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए पर्सन के संग, एक नए चेंज मेकर के संग। तब तक के लिए सी यू।